हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आप लोगों को जो DSSS पीजीटी ज्योग्राफी का क्वेश्चन करवा रही थी, उसी में हमारे ये आगे के क्वेश्चन हैं। ये हमारे लिए यूपी पीजीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं और अन्य भी जो भी एग्ज़ाम आएंगे जिसमें ज्योग्राफी आता होगा, उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि 1971 से 81 के दौरान भारत के किस राज्य में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। ए ऑप्शन दिया है मणिपुर, बी मेघालय, सी नागालैंड और डी दिया है त्रिपुरा। तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही होगा, नागालैंड। देखते हैं, इसकी व्याख्या दिया है जनगणना 1971 से 81 के दौरान भारत के नागालैंड राज्य में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। भारत में जनगणना 1971 से 81 के अनुसार सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि 2.22% तथा दशकीय वृद्धि 24.66% दर्ज की गई। वर्तमान में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य दादरा एवं नगर हवेली 55.88% है। संपूर्ण भारत की दशकीय वृद्धि 17.7% तथा वार्षिक वृद्धि 1.64% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को खतरा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण कारक बढ़ती डैश डैश है। तो इसमें ए ऑप्शन दिया है जनसंख्या, बी उद्योग, सी शहरीकरण और डी दिया है माइग्रेशन या स्थानांतरण। तो इसमें ये ऑप्शन सही होगा। जो बढ़ती जनसंख्या है, यही जो है हमारी पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता के लिए खतरा है। व्याख्या देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को खतरा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण कारक बढ़ती जनसंख्या है। बढ़ती जनसंख्या के कारण निर्वनीकरण तेजी से हो रहा है, जिससे न केवल जीव जंतुओं के आवास के समझ संकट उत्पन्न हो रहा है, बल्कि वायुमंडलीय गैसों के संगठन में भी बदलाव देखे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले निग्रिटो आए थे, वे अब निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पाए जाते हैं। इसमें ए ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है अंडमान निकोबार मतलब अंडमान द्वीप समूह, डी है केरल। तो इसमें जो है सी ऑप्शन हमारा सही होगा, अंडमान द्वीप समूह। व्याख्या है इसकी कि भारत में सबसे पहले निग्रिटो आए थे, वे अब भारत के अंडमान द्वीप समूह पर पाए जाते हैं। भारत के नृविज्ञान के पूर्व निदेशक BS गुहा के अनुसार भारत में 6 मुख्य प्रजातियां हैं और उनके 9 उपभेद भी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निग्रिटो के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। निग्रिटो नाटे कद के होते हैं, इनका बाल छल्लेदार, सिर छोटा, माथा आगे की ओर निकला, भौं की हड्डियां सपाट, ठोड़ी बहुत छोटी, सिर लंबाकार, त्वचा का रंग काला और बाहें जो होती हैं वो लंबी होती हैं। ये लोग अंडमान द्वीप समूह के अलावा कोच्चि और ट्रैवनकोर की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। कादर, पुलायन, विनाद तथा इरुला इनमें से प्रमुख इनके कबीले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण बस्तियों का मुख्य व्यवसाय निम्नलिखित में से कौन सा है। एग्रीकल्चर, हंटिंग, गैदरिंग और लेबर। तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही होगा, कृषि। कृषि जो है, व्याख्या इसकी देखते हैं, ग्रामीण बस्तियों का मुख्य व्यवसाय कृषि करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पदार्थों के संग्रह केंद्र तथा बाहर से मंगाई गई वस्तुओं के वितरण केंद्र के रूप में ग्रामीण बाजार तथा सेवा केंद्रों का विकास किया गया है। मानव सभ्यता के इतिहास में जब मनुष्यों ने खेती करना आरंभ किया, तब अस्थायी बस्तियों को प्रोत्साहन मिला और कृषक ग्रामों के रूप में अस्थायी वस्तुओं का निर्माण करने लगे। कृषि कार्य में आपसी सहयोग की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतत विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 6R कौन से हैं। इसमें मतलब पूछा है कि जो 6R हैं वो कौन से हैं। तो इसका जो है ए ऑप्शन है रिड्यूस, रिसाइकिल, रीजनरेट, रीयूज, रीइश्यू और रेनोवेट। बी में दिया है रीऑर्गेनाइज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रीजनरेट और रिकवर। सी में है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रीडिजाइन और रीमैन्युफैक्चर। और डी दिया है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रेनोवेट, रिड्यूस और रीडिजाइन। तो इसमें हमारा जो सी वाला ऑप्शन है ये सही होगा। इसकी व्याख्या में भी वही दिया है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर, रीडिजाइन, रीमैन्युफैक्चर। यही जो है 6R जो है इन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सतत विकास शब्द का प्रयोग पहली बार जो है IUCN ने अपनी रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में किया था। 1987 ईस्वी में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने आवर कॉमन फ्यूचर, ये एक रिपोर्ट है, इसी रिपोर्ट में इस शब्द की परिभाषा और कार्य पद्धति की व्याख्या की थी, जिसे UNO ने स्वीकार कर लिया।
सतत विकास लक्ष्य 2015 में 17 लक्ष्य हैं और जिनको जो है 2030 ईस्वी तक पूरा करना है। इसमें 169 टारगेट भी होते हैं जो कि यहाँ नहीं दिया गया है और यह लक्ष्य पूरा ना होने के कारण 2045 ईस्वी तक इसे बढ़ा दिया गया है। इम्पॉर्टेंट है, इसकी जो व्याख्या दिया गया है इसको आप लोग याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में MSDA का पूरा रूप क्या है। ए दिया है मिशन फॉर सस्टेनेबल ड्रोन एडवांसमेंट, बी है मिशन फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, सी है मिशन फॉर स्पेस ड्रोन एक्टिविटी और डी है मिशन फॉर सस्टेनेबल ड्राई असेसमेंट। तो इसमें जो है ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, मिशन फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। इसकी व्याख्या है कि भारत के संदर्भ में MSDA का पूरा नाम मिशन फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है। इसको तमिलनाडु के कृषि विभाग ने शुष्क भूमि खेती के लिए 2016 में सतत शुष्क भूमि कृषि मिशन शुरू किया, जिसमें बाजरा, दालों और तिलहन के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। MSDA के तहत जो है निम्नलिखित गतिविधियां हैं, ये देख लीजिए, इसमें दिया गया है। और इसी तरह का जो है अभी हम लोगों के यहाँ ये भी चल रहा है, मोटा अनाज के लिए जो है काफ़ी जो है वो किया जा रहा है, पूरे इंडिया में ही मिशन चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2017 में भारत में, ये जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो इसको छोड़ते हैं, आगे का देखते हैं। शहरी विकास अब तेज दर से कहाँ हो रहा है। ए ऑप्शन है पश्चिमी दुनिया, बी है उष्णकटिबंधीय, सी है उत्तरी देश और डी दिया है समुद्र तटीय राष्ट्र। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, उष्णकटिबंधीय। शहरी विकास अब तेज दर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हो रहा है। उष्णकटिबंधीय देशों जैसे भारत, मिस्र, ब्राज़ील, चीन, सऊदी अरब जैसे देशों में तीव्र शहरीकरण की स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि ये देश प्रचुर संसाधनों से संपन्न होने के कारण इनमें औद्योगिकीकरण एवं उच्च प्रौद्योगिकी विकास की स्थिति देखी जा रही है, जिससे जीवन गुणवत्ता में सुधार, उपभोक्तावादी संस्कृति का विस्तार हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, मेगालोपोलिस शब्द किसने गढ़ा था। ये क्वेश्चन देखिए इसके पहले UPPCS में भी पूछा जा चुका है। तो ए दिया है मार्टोन, बी दिया है जी गॉटमैन, सी दिया है अल्बर्ट डिमांजिया और डी है H. होयट। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही होगा, गॉटमैन ने मेगालोपोलिस दिया है। इसकी व्याख्या है कि मेगालोपोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जीन गॉटमैन ने किया था। यह महानगर की वह अवस्था है जिसमें नगरीय विकास अपनी चरम अवस्था में पहुंच जाता है। इसमें उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की एकाधिकारी प्रवृत्तियां प्रबल होने लगती हैं। नगर में विशाल भवनों, बहुमंजिली इमारतों, बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों, बैंकों, परिवहन और संचार के विकसित साधनों, शैक्षिक, स्वास्थ्य, प्रशासन तथा मनोरंजन आदि के केंद्रों का समूहन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बुनियादी कारक जो माल ढुलाई के स्तर की दर को निर्धारित करता है वे क्या हैं। इसमें जो है ए ऑप्शन है वस्तु विनिमय, कमोडिटी, बी है डिस्टेंस, दूरी, सी है ट्रैवल या यात्रा और डी है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इसमें जो है ए ऑप्शन हमारा सही होगा। कमोडिटी जो होती है वो किसी भी जो है माल ढुलाई के लिए सबसे जो है बुनियादी कारक होता है। इसकी व्याख्या है कि सबसे बुनियादी कारक जो माल ढुलाई के स्तर की दर को निर्धारित करता है वह वस्तु विनिमय, कमोडिटी है। वस्तु विनिमय पद्धति वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। आदिम समाज में व्यापार का आरंभिक स्वरूप विनिमय व्यवस्था था, जिसमें वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता था, अर्थात वस्तु के बदले में रुपए के स्थान पर वस्तु दी जाती थी। इसे ही हम लोग पहले के समय में बार्टर सिस्टम जो बोला जाता था वो था। अगला क्वेश्चन दिया है, भूगोलविदों ने कस्बों का वर्गीकरण उनके स्थल स्थिति, इसमें जो है कथन और कारण है और बताना है कि ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं कि नहीं। देखते हैं, इसमें कथन है कि भूगोलविदों ने कस्बों का वर्गीकरण उनके स्थल स्थिति, आकार, श्रेणी, स्थान और सापेक्ष ऊंचाई के आधार पर किया है। इसका कारण दिया है कि कस्बों और शहरों का एक और अधिक उपयोगी वर्गीकरण उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर होता है। इस वर्गीकरण को कस्बों के कार्यात्मक वर्गीकरण के रूप में भी जाना जाता है। इसमें जो है हमारा ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही वर्णन नहीं करता है। इसकी व्याख्या देखते हैं, भूगोलवेत्ताओं ने कस्बों का वर्गीकरण उनके स्थल स्थिति, आकार, श्रेणी, स्थान और सापेक्ष ऊंचाई के आधार पर किया। कस्बों और शहरों का एक और अधिक उपयोगी वर्गीकरण उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर होता है। इसी वर्गीकरण को कस्बों के कार्यात्मक वर्गीकरण के रूप में भी जाना जाता है। कस्बा नगर की प्रारंभिक इकाई है या गांव के विकास की उस अवस्था का परिचायक है जब उसमें नगरीय प्रवृत्तियां दिखाई पड़ने लगती हैं। मतलब वही है कि जब गांव में नगरीय प्रवृत्तियां दिखने लगे तो उसको कस्बे की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, शहर नियोजन का एकाधिक
केंद्रक सिद्धांत, मल्टीपल न्यूक्लियाई थियरी। ये कुछ हमारे यहाँ जो थियरियाँ ज्योग्राफी में दी गई हैं उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये भी। बर्गीज दिया है, उलमैन दिया है। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है सी डी हैरिस, और डी दिया है उलमैन और सी डी हैरिस दोनों। तो इसमें जो है जो हमारा, एक सेकेंड, मल्टीपल न्यूक्लियाई थियरी है, तो हमारी जो ये मल्टीपल न्यूक्लियाई थियरी है ये जो है वो हैरिस और उलमैन दोनों ने मिलकर दिया था। तो इसमें जो है हमारा डी ऑप्शन सही होगा। शहरी नियोजन का एकाधिक केंद्रक सिद्धांत वर्ष 1945 में ई एल उलमैन और सी डी हैरिस द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसमें संकेंद्रीय वलय सिद्धांत और त्रिज्यखंड सिद्धांत को एक साथ जो है संयुक्त करके तथा कुछ अन्य तत्वों को भी सम्मिलित करके भूमि उपयोग प्रतिरूप को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसके अनुसार किसी बड़े नगर में भूमि उपयोग प्रतिरूप का विकास एकल केंद्र के बजाय नई पृथक नाविकों या केंद्रों के चतुर्दिक होता है। किसी नगर में नाविकों की संख्या उसके ऐतिहासिक विकास तथा स्थानीयकरण की शक्तियों से निर्धारित होता है। इन्होंने जो ये बताया है इसमें इतने सारे जो है ये आते हैं, केंद्रीय व्यापार क्षेत्र जिसको CBT कहते हैं, फिर थोक व्यापार, एवं उद्योग, निम्न वर्गीय आवास, मध्यम वर्गीय आवास, उच्च वर्गीय आवास, फिर भारी उद्योग, बहिर्वर्ती व्यापार क्षेत्र, आवासीय उपांत और औद्योगिक उपांत। और ये जो है ये जो हमारी थियरी दी गई हैं ये नगर से रिलेटेड काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं और अक्सर कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पूछी ही जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से संसाधन नवीकरणीय हैं। ए दिया है शंकुधारी पेड़, बी है कोयला, सी है कपास और डी है बोथ कोनिफरस ट्री एंड कॉटन। तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही होगा कि जो शंकुधारी पेड़ है और कपास है ये सब जो है रिन्यूएबल है। इसकी व्याख्या देखते हैं। शंकुधारी पेड़ और कपास दोनों नवीकरणीय संसाधन है, जबकि कोयला जो है ये अनवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित अथवा जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है, जैसे सौर हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, वन तथा वन्य जीव। अगला क्वेश्चन है विश्व कृषि का 13 प्रकारों में प्रमुख ऐतिहासिक वर्गीकरण किसने किया था। ए है MC फॉरलेन, बी है डी विटलेसी, सी है डी फ्रायर और डी है डी ग्रीक। ये एकदम हमारे ज्योग्राफी का एवरग्रीन क्वेश्चन है, इसमें बी ऑप्शन सही होगा, डी विटलेसी। विटलेसी ने ही जो है कृषि का वर्गीकरण 13 प्रकारों में किया है। व्याख्या इसकी देखते हैं। विश्व कृषि के 13 प्रकारों में प्रमुख ऐतिहासिक वर्गीकरण डी विटलेसी द्वारा वर्ष 1936 में प्रस्तुत किया गया। इन्होंने कृषि प्रदेशों की सीमांकन हेतु 5 मापदंडों का प्रयोग किया, जिसमें है फसल तथा पशुपालन का संयोजन, दूसरा दिया है कृषि की उत्पादन विधि, तीसरा है कृषि भूमि में श्रम, पूंजी आदि के विनियोग की मात्रा, चौथा है कृषि उत्पादों के उपयोग का ढंग और पांचवा है कृषि में सहायक यंत्र एवं उपकरण तथा आवासीय दशाएं। बाकी 13 किन किन प्रदेशों में डिवाइड किया गया है ये याद दिया गया है, इसे आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा। आगे का क्वेश्चन है कि सभी स्रोत से दुनिया में बिजली के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है। ए है ईरान, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है रूस और डी है भारत। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये जो है थोड़ा सा इसको देखा जाए तो करंट से रिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि उस समय जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय जो है संयुक्त राज्य अमेरिका था। और अभी जो है इसमें दिया है 2021 के अनुसार अग्रणी विद्युत उत्पादन करने वाले देश क्रमशः चीन, USA, भारत, रूसी संघ तथा जापान इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश को सहकारी कोऑपरेटिव की भूमि के नाम से जाना जाता है। ए है ब्राज़ील, बी है भारत, सी है डेनमार्क और डी है क्यूबा। तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही होगा, डेनमार्क। डेनमार्क देश को कोऑपरेटिव फार्मिंग भूमि के नाम से जाना जाता है। यह सहकारिता पर आधारित कृषि पद्धति है जिसमें अनेक कृषक आर्थिक लाभ के लिए एक समूह बनाकर अपने संयुक्त खेतों पर सामूहिक रूप से खेती करते हैं। इसमें व्यक्तिगत कृषकों के छोटे छोटे खेतों को परस्पर मिलाकर बड़े खेत बना लिए जाते हैं और उन पर अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। कृषि उपकरणों, बीजों, खादों आदि का सामूहिक क्रय किया जाता है और उत्पादित पदार्थों का विक्रय भी प्रायः सामूहिक रूप से ही होता है। अब अगला क्वेश्चन आगे का देखते हैं। संसाधन विकास के लिए महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षाओं में से एक क्या है। ए है मानव संसाधन का विकास, बी है उद्योगों का विकास, सी है उर्वरकों और खाद का विकास और डी दिया गया है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो इसमें जो है ए ऑप्शन हमारा सही होगा,
संसाधन विकास के लिए महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा जो है ये मानव संसाधन का विकास है। इसकी व्याख्या है मानव संसाधन विकास के लिए महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षाओं में से एक मानव संसाधन का विकास है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं तथा अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। मानव और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसीलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का मानव संसाधन है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण पर मानव गतिविधि के प्रत्यक्ष प्रभाव की प्रतिपुष्टि कब सकारात्मक होती है? इसमें ए ऑप्शन दिया है कि द प्रतिपुष्टि बदलाव में कमी करती है, बी है प्रतिपुष्टि बदलाव में वृद्धि होती है, सी है प्रतिपुष्टि अपरिवर्तित है और डी है प्रतिपुष्टि अक्षम रहती है। तो इसमें जो है बी ऑप्शन हमारा सही होगा, प्रतिपुष्टि बदलाव में वृद्धि होती है। इसकी व्याख्या है कि पर्यावरण पर मानव गतिविधि के सकारात्मक प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण प्रतिपुष्टि बदलाव में वृद्धि होती है। पर्यावरण भौतिक एवं जैविक संकल्पना है, अतः इसमें पृथ्वी के दोनों अर्थात अजीवित तथा जीवित संगठकों को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण की इस आधारभूत संरचना के आधार पर इसके दो प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया गया है। एक जैसे हो गया, इसको दो प्रकार हैं, एक अजैविक हो गया और जिसे भौतिक भी कहते हैं, और एक हो गया जैविक। अजैविक में हो जाता है स्थल मंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण, जलमंडलीय पर्यावरण, और जैविक जो होता है ये वनस्पति और जंतु वाला होता है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या का वितरण दर्शाने की सबसे आसान विधि क्या है? डॉट मेथड, सिंबल मेथड, शेडिंग मेथड और डी है पिक्चर मेथड। तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही होगा, डॉट मेथड। देखते हैं क्या इसका सही है। सही ऑप्शन ए है। जनसंख्या का वितरण दर्शाने की सबसे आसान विधि जो होती है वो डॉट मेथड होती है। वितरण मानचित्र बनाने की इस विधि में किसी वस्तु के वितरण के घनत्व को समान आकार व आकृति वाले बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। डॉट मैप एक ऐसा वर्ण प्रतीकी मानचित्र होता है जिसमें एक ही प्रतीक की बार बार पुनरावृत्ति होती है। चूँकि बिंदुगत मानचित्र में बिंदुओं की कुल संख्या तथा प्रदर्शित मात्राओं के मध्य निरपेक्ष अनुपात होता है, तब बिंदु विधि को कभी कभी निरपेक्ष विधि एब्सोल्यूट रेशियो नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आकाशीय फोटोग्राफ खींचने का सबसे सही समय कब होता है? ए है कि घटा वाली सुबह, क्लाउडी मॉर्निंग, बी है ड्राई वेदर, सी है रेनी सीजन और डी दिया है गोल्ड वेदर। तो इसमें हमारा जो है ये बी वाला ऑप्शन सही होगा, जो ड्राई वेदर होता है इसमें जो है आकाशीय फोटोग्राफ खींचने में का सही समय होता है। आकाशीय फोटोग्राफ खींचने का सबसे सही समय शुष्क मौसम होता है, क्योंकि इस समय वातावरण में आर्द्रता की कमी पाई जाती है जिससे विकिरण का परावर्तन कम होता है, इसी कारण स्पष्ट फोटो खींची जाती है। अगला क्वेश्चन है आधा इंच से 1 मील श्रृंखला के लिए RF क्या होता है? तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही है। इसका आगे का क्वेश्चन है बच्चों में जन्मजात दोष किस कारण होता है? रेडियो एक्टिव मटेरियल, कार्बन मोनोऑक्साइड, डस्ट, ऐश। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, रेडियो एक्टिव मटेरियल। बच्चों में जन्मजात दोष जो होता है वो रेडियोधर्मी पदार्थ के कारण होता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण जीन्स और गुणसूत्रों एक सेकेंड जीन्स और गुणसूत्रों में हानिकारक उत्परिवर्तन हो जाता है। इस कारण बच्चों की गर्भाशय में ही मृत्यु हो जाती है और कभी कभी बच्चों के विभिन्न अंग विक्षिप्त व असाधारण प्रकार के हो जाते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण मनुष्यों में अत्यंत खतरनाक रोग जैसे रक्त कैंसर, अस्थि कैंसर और अस्थि टीबी आदि हो जाते हैं। रेडियोधर्मी विकिरण का प्रभाव हजारों वर्षों तक रहता है तथा सभी प्रदूषणों में यह प्रदूषण सबसे अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि इसके प्रभाव से जल, वायु एवं मृदा तीनों प्रदूषित होती है। ये जो है इसका सबसे भयावह रूप अगर देखा जाए तो जापान पे जो वो परमाणु विस्फोट हुआ था उसके बाद जो है ये वाली स्थिति हो गई थी रेडियोधर्मी प्रदूषण का। अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मार्बल कैंसर के रूप में वर्तमान में संदर्भित किया जा रहा है जिसका सामना ताजमहल को करना पड़ रहा है? इसमें ए है सूट जमा होने के कारण संगमरमर का पीलापन, बी है अम्लीय वर्षा जो संगमरमर को संक्षारित कर सकती है, सी है अत्यधिक गर्मी के कारण सतह का टूटना और डी दिया गया है दिए गए सभी विकल्प। तो ये भी सभी लोग जानते ही होंगे, इसमें बी ऑप्शन सही है, अम्लीय वर्षा के कारण जो संगमरमर है वो संक्षारित हो रही है। इसकी व्याख्या है कि वर्तमान में अम्लीय वर्षा जो संगमरमर को संक्षारित कर सकती है उसे मार्बल
कैंसर के रूप में, मार्बल कैंसर के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसका सामना ताजमहल को करना पड़ रहा है वर्षा जल के साथ। अम्ल के अवपात को अम्ल वर्षा कहा जाता है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र से उत्सर्जित SO2। अम्लीय वर्षा के कारण भवनों, रेल की पटरियों तथा पुलों आदि में संक्षारण होने लगता है। इसे स्टोन लेप्रोसी या स्टोन कैंसर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन महोत्सव वर्ष के किस महीने में मनाया जाता है? ए है जून, बी है जुलाई, सी है दिसंबर, डी है फरवरी। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, जुलाई। जुलाई में प्रतिवर्ष पूरे देश में 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है। कृषि मंत्री जो थे KM मुंशी, इन्होंने 1950 में अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन चालू किया था, जिसका नाम वन महोत्सव रखा गया। इस आंदोलन का उद्देश्य मानव द्वारा निर्मित वनों का क्षेत्रफल बढ़ाना व जनता में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति पैदा करना है। तो इसमें जो है आप ये याद कर लीजिए कि 1950 में वन अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन इसको शुरू किया था हमारे जो कृषि मंत्री उस समय के थे KM मुंशी, उन्हीं के द्वारा। तो ये मतलब पूछा जा सकता है, स्टैटिक क्वेश्चन में आ सकता है कि कृषि मंत्री KM मुंशी ने 1950 में अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन चालू किया था। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव वास्तव में किससे संबंधित है? ए है हरित वन आच्छादन, बी है हरी घास, सी है ग्लोबल वार्मिंग और डी है हरी घास भूमि। ये भी एवरग्रीन क्वेश्चन जो कि हमेशा आता है। सी ऑप्शन इसमें सही है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस प्रभाव वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। क्षोभ मंडल में पृथ्वी की सतह के करीब के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन कहते हैं, जिसके कारण वैश्विक जलवायु प्रतिरूप में परिवर्तन आता है। सामान्य क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित हरित गृह गैसों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड पर फ्लोरोकार्बन तथा सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है, इनमें जब वृद्धि होती है तो वैश्विक तापन जो है होता है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।